नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम समास पढ़ रहे थे और समास में पहला जो समास था अव्ययभाव समास, उसको हमने पढ़ लिया था। अव्ययभाव समास हमारा पूरा हो चुका है। हमने समास को मुख्यतः 6 भागों में बांटा था और पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बांटा था। तो उसमें से पहला जो समास आता है अव्ययभाव समास, ये हमारा पूरा हो चुका था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। अब देखो, सबसे पहले तो तत्पुरुष समास में होता क्या है। देखो, तत्पुरुष समास अव्ययभाव जो समास हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान नहीं होता है। यानी जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो अर्थ उत्तर पद से अर्थ ग्रहण किया जाता है, प्रथम पद से किसी भी प्रकार का कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। अर्थ ग्रहण से मतलब है जब हम किसी सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय जो अर्थ ग्रहण करेंगे वो उत्तर पद का अर्थ ग्रहण करेंगे, पूर्व पद या प्रथम पद का कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहां देखो, अव्यय तत्पुरुष समास जो है इसमें एक पहला बिंदु तो आता है, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। पद कौन सा प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा। अब देखो, जैसे उदाहरण की द्वितीय पद प्रधान कैसे होता है। देखो, द्वितीय पद प्रधान, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा भारत रत्न। अब जैसे ही मैंने भारत रत्न लिखा तो एक तो उदाहरण इसमें भारत है और एक उदाहरण इसमें रत्न है। क्या आप भारत से कोई अर्थ ग्रहण करेंगे? कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। रत्न जो शब्द है उससे अर्थ ग्रहण करेंगे। भारत, अकेला भारत शब्द आ रहा है, भारत से कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया, लेकिन भारत के साथ में रत्न शब्द लग गया तो इससे आपने अर्थ ग्रहण किया क्या? कि भारत का रत्न। क्या अर्थ ग्रहण किया? भारत का रत्न। तो ये ही इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया। आपने क्या अर्थ ग्रहण किया? भारत का रत्न। यानी अर्थ आप वो कौन से पद से ग्रहण कर रहे हैं? उत्तर पद से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। प्रथम पद से आप कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब और उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हो। जैसे आपके सामने है शरणागत। शरणागत लिखा हुआ है, इसमें 2 पद हैं। एक पद तो है शरण और दूसरा पद है आगत। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि समास में जो समस्त पद दिया हुआ है उस समस्त पद में यदि संधि हो रही है तो पहले संधि करेंगे। यानी संधि तो करनी ही पड़ेगी, 2 पदों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। शरणागत है, दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि के अनुसार शरण धन आगत बन गया। अब यहां शरण अकेला जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, इस शरण के साथ में आगत आएगा तभी इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। यानी शरण के साथ में जब आगत आएगा तभी इसका अर्थ ग्रहण होगा। और क्या अर्थ ग्रहण हो जाएगा? शरण को आगत। क्या अर्थ ग्रहण होगा? शरण को आगत। यानी शरण को आया हुआ या शरण को आगत। अर्थ किससे ग्रहण किया? उत्तर पद से अर्थ ग्रहण किया। इस कारण से इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। यदि और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे आपके सामने उदाहरण आ गया दिनकर। आपके सामने उदाहरण आ गया दिनकर। मैंने लिखा दिनकर।
अब आपको पता है कि दिनकर जो है इसके दो टुकड़े करेंगे, एक तो बनेगा दिन और एक बनेगा कर। आप खुद बताओ कि यहां आप दिन से क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं? जब इसके साथ में कर लगेगा तभी तो अर्थ ग्रहण करेंगे ना, दिन से थोड़ी अर्थ ग्रहण करेंगे। जब इसके साथ में क्या लगेगा? कर लगेगा, तभी आप अर्थ ग्रहण करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं पदों की प्रधानता क्या होती है। तो आप अर्थ किससे ग्रहण कर रहे हैं? उत्तर पद से। और इस समास में उत्तर पद या द्वितीय पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। तो आपने क्या अर्थ ग्रहण किया? दिन को करने वाला, दिन को करने वाला। क्या अर्थ ग्रहण किया भाई आपने? दिन को करने वाला। दिन को कौन करता है? सूर्य। तो ये बहुब्री समास का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुब्री समास का भी उदाहरण है। मित्रों ध्यान दें, तत्पुरुष समास या अन्य कोई भी समास हो, उस समास में यदि कोई भी ऐसा उदाहरण आ रहा है कि जिसमें बहुब्री है, तो उनमें हमेशा पहले बहुब्री को ही प्रायिकता दी जाती है। जैसे यहां हम तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, दिनकर जो है इसमें तत्पुरुष भी है और बहुब्री भी है, तो पहली प्रायिकता बहुब्री को ही देनी पड़ेगी, तत्पुरुष को नहीं। जब ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तब प्रायिकता किसको देंगे? तत्पुरुष को देंगे। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब ऐसा कोई भी उदाहरण हो जो बहुब्री में शामिल होता हो और अन्य किसी समास में भी आ रहा हो, जैसे दिनकर है ये बहुब्री में भी आता है, तत्पुरुष में भी आ रहा है, तो इसमें पहली प्रायिकता किसको दी जाएगी? बहुब्री को ही दी जाएगी। अगर हां बहुब्री ऑप्शन में नहीं होगा तब प्रायिकता किसको देंगे? तत्पुरुष को देंगे। इस प्रकार से मित्रों इस समास में द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो किससे ग्रहण किया जाता है? द्वितीय पद से ग्रहण किया जाता है। और दूसरी बात इसकी क्या होगी? हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। क्या पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष समास। दूसरी बात है इसमें, इस समास का प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद संज्ञा या ओब्लिक विशेषण होता है। प्रथम पद या पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है। पूर्व पद या प्रथम पद क्या होगा? या तो कोई संज्ञा शब्द होगा या क्या होगा? कोई विशेषण शब्द होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण है राजकन्या। आपके सामने उदाहरण है राजकन्या। जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो एक तो बनेगा राज यानी राजा और दूसरा बनेगा कन्या। अब यहां तो जो दोनों ही सब पद क्या है? संज्ञा है। दोनों ही पद क्या है? यहां संज्ञा है। लेकिन दूसरा जो पद है यहां वो तो प्रधान है और प्रथम पद क्या है? संज्ञा। ये जो पद है, ये वाला जो पद है, ये क्या है? संज्ञा। और ये वाला कन्या भी संज्ञा है, लेकिन ये पद क्या है? प्रधान। क्या है? प्रधान है। क्यों? क्योंकि राजा से कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा, कन्या से ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। राजा की कन्या जा रही है तो कन्या को देखकर हम कहते हैं कि वो राजकन्या है, न कि राजा को देखकर हम कहते हैं कि वो राजकन्या है। हमने किसको देखा? कन्या को। तो अर्थ किससे ग्रहण किया? कन्या से अर्थ ग्रहण किया। कन्या क्या है? यानी उत्तर पद है, तो उत्तर पद ही इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। तो क्या विग्रह हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा राजा की कन्या। क्या हो जाएगा? राजा की कन्या। ये हो गया इसका विग्रह। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे जलधारा, आपके सामने उदाहरण है जलधारा।
अब भाई जल धारा है तो इसमें दो पद हैं, एक तो जल है और दूसरा क्या है, धारा है। अब ये जो जल है ये तो क्या है, यहां पूर्व पद, यानी पूर्व पद है तो ये क्या है, संज्ञा। और धारा क्या है, उत्तर पद, धारा क्या है, उत्तर पद। और उत्तर पद ही क्या है, प्रधान है। यानी हम जल से कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ किससे ग्रहण कर रहे हैं, धारा से ग्रहण कर रहे हैं। जल से कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया, धारा से अर्थ ग्रहण किया। अकेला जल था उससे हमने कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया, इसके साथ में जब धारा आ गया तो हमारे इसका अर्थ समझ में आ गया कि जल की धारा। तो विग्रह क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा जल की धारा। क्या हो जाएगा, जल की धारा। तो ध्यान दें, इस प्रकार से इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वो या तो कोई संज्ञा शब्द हो सकता है या कोई विशेषण शब्द हो सकता है। इसके बाद में देखो तत्पुरुष समास में और विशेष बात क्या आती है, तीसरी विशेष बात क्या आती है, जो तत्पुरुष समास होता है इसका जो लिंग वचन है वो अंतिम पद के अनुसार ही होता है। यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद का, यानी तत्पुरुष समास में जो लिंग वचन होता है, तत्पुरुष समास में, या ये कहें कि तत्पुरुष समास का जो लिंग वचन होता है वो उत्तर पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास का लिंग व वचन उत्तर पद के अनुसार होता है। उत्तर पद यानी द्वितीय पद, उत्तर पद के अनुसार होता है। उत्तर पद के अनुसार होता है, यह हो गया उत्तर पद के अनुसार। और अंतिम जो इसकी चौथी बात है वो आती है मित्रों कि तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन कारक, कर्ता व संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कि विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो संबोधन कारक है और जो कर्ता कारक है उसका जो परसर्ग होता है या उसकी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। तत्पुरुष समास के जो भेद किए जाते हैं वो कारक के अनुसार इसके भेद होते हैं। कर्ता कारक उसमें शामिल नहीं होगा और संबोधन कारक भी शामिल नहीं होगा। यानी दो कारकों को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सभी कारकों को शामिल किया जाएगा। तो मित्रों इस आधार पे हम यदि देखें तो जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद, क्योंकि दो कारकों को हमने निकाल दिया तो कारक कितने बचे, 6 कारक बचे, तो कितने भेद हो गए, 6। और वैसे देखेंगे तो तत्पुरुष समास के 2 भेद भी होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। फिर जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष में जो उपपद तत्पुरुष होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष समास होता है, उनको शामिल किया जाता है। लेकिन वो संस्कृत में आते हैं, हिंदी भाषा में हमसे उनके अनुसार प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको वो बताऊंगा कि अलुक क्या होता है, उपपद तत्पुरुष क्या होता है, लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है, ये सारा बताया जाएगा आपको। लेकिन पहले हम कारक की जो विभक्ति होती है, कारक की विभक्ति के अनुसार देखेंगे कि कारक के जो प्रसर्ग है, कारक के प्रसर्गों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि जो उदाहरण कारक के जो प्रसर्ग के अनुसार विभाजित करेंगे,
इनमें तो आएंगे साथ साथ, यानी जो एलुक उपपद वो है उसमें भी उनको शामिल किया जाएगा। जैसे हमने दो विभाजन किए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में तो कारक चिन्ह वाले सभी आएंगे 6, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये तो व्यधिकरण में आएंगे। और समानाधिकरण में उपपद अलुक वो आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि व्यधिकरण में जो उदाहरण शामिल हो गए वो समानाधिकरण में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। व्यधिकरण के करण तत्पुरुष में जिस उदाहरण को रख रहे हैं वो उदाहरण आगे यानी समानाधिकरण में भी शामिल हो सकता है, यानी उपपद में शामिल हो सकता है, अलुक में शामिल हो सकता है, लुप्त पद में शामिल हो सकता है। तो वही जो कारक वाले उदाहरणों में शामिल होते हैं वही उदाहरण उनमें शामिल होते हैं, तो उनको बाद में देखेंगे। पहले हम कारक की विभक्ति जो होती है उस कारक की विभक्ति के अनुसार देखते हैं कि समास के तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अब कारक की जो विभक्ति है मित्रों, कारक के अनुसार, कारक के अनुसार 6 भेद। कारक के अनुसार कितने भेद? 6 भेद। सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहला देखो मैंने पहले ही लिख दिया है कि कर्ता कारक नहीं आता है, संबोधन कारक नहीं आता है। इसका मतलब सबसे पहला कौन सा आएगा? कर्म कारक। कौन सा आएगा? कर्म कारक तत्पुरुष, या कर्म तत्पुरुष भी बोल सकते हैं इसको, कर्म कारक तत्पुरुष बोल सकते हैं, कर्म तत्पुरुष बोल सकते हैं। सभी बातें क्या हैं? एक ही हैं। अब ये क्या होता है? कर्म तत्पुरुष क्या होता है? यानी कर्म तत्पुरुष, इसमें जो कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक का जो चिन्ह है को, उसका क्या रहता है? लोप रहता है। जहां कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो या कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, वो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष कहलाता है। तो क्या बनी भाई परिभाषा? इसकी परिभाषा बन गई, जिस समास में या जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के परसरग, परसरग का अर्थ विभक्ति होता है भाई, कर्म कारक के परसरग यानी विभक्ति को का लोप रहता है, को का लोप रहता है। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के परसरग विभक्ति को का लोप रहता है वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। वह कौन सा तत्पुरुष कहलाता है? कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझे इसको। उदाहरण हमारे सामने है, जैसे हस्तगत। जैसे हमारे सामने उदाहरण है हस्तगत। अब यहां मित्रों देखो हस्तगत, हस्त का अर्थ क्या होता है? हाथ। भाई हस्त का अर्थ क्या होता है? हाथ। और हमने पढ़ा है कि तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वो संज्ञा शब्द होता है। तो हाथ क्या एक संज्ञा शब्द है। भाई जब हमने इसके दो टुकड़े किए तो क्या बने? एक तो हस्त और दूसरा क्या बना? गत। अब आप देखो हस्त से कोई अर्थ ग्रहण करेंगे क्या? नहीं। आप किससे अर्थ ग्रहण करेंगे? गत से अर्थ ग्रहण करेंगे। किससे अर्थ ग्रहण करेंगे? गत से अर्थ ग्रहण करेंगे। तो गत से आप क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? हस्त को गत, हस्त को गत यानी हस्त को गया हुआ। क्या विग्रह हो जाएगा? हस्त को गया हुआ। जैसे आपके सामने उदाहरण है जेब कतरा, जेब कतरा। तो इसमें दो पद हैं, एक पद है जेब और दूसरा पद है कतरा। कतरा का अर्थ होता है कतरने वाला। कतरा का अर्थ क्या होता है? कतरने वाला। अब जेब जो है वो एक संज्ञा शब्द है, जबकि आप ये देखो, क्या आपने जो जेब है इससे कोई अर्थ ग्रहण किया? अकेली जेब से कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे। इसके साथ में जब कतरा आएगा तभी तो अर्थ ग्रहण करेंगे ना, यानी उत्तर पद से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला, जेब को
कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। हो गया विग्रह। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने है, एक उदाहरण है आपके सामने, जैसे जल पिपासु। देखो जल पिपासु में तो क्या आएगा, दूसरा लेते हैं, जैसे मनोहर। अब मनोहर है तो आपने एक तो इसमें मन बना और एक हर बना। आपने हर से अर्थ ग्रहण किया कि हरने वाला, किसको हरने वाला, मन को। तो क्या हुआ इसका विग्रह, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। अब यहां ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास में यदि कोई बहुब्री समास का उदाहरण आ रहा है तो पहले उसमें बहुब्री को प्रायिकता दी जाएगी। यहां ऐसा नहीं है कि तत्पुरुष में बहुब्री वाले को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि को विभक्ति आ रही है और को विभक्ति के कारण मनोहर है वो तत्पुरुष में भी आ रहा है। लेकिन पहली प्रायिकता किसमें दी जाएगी, पहली प्रायिकता हमेशा किसको दी जाएगी भाई, बहुब्री को ही दी जाएगी। किसको दी जाएगी, बहुब्री को ही दी जाएगी। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपके सामने है रोजगारोन्मुख, रोजगारोन्मुख। आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ रोजगारोन्मुख। मैंने कहा था यदि संधि लग रही है तो पहले संधि लगाओ जी, इसमें संधि लग रही है, रोजगार, रोजगार धन उन्मुख। संधि कौन सी हुई, रोजगार धन उन्मुख। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अब संधि के अनुसार आपने इसका यानी संधि विच्छेद कर लिया, तो क्या आप रोजगार से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं या उन्मुख से, उन्मुख से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि रोजगार को उन्मुख, क्या हो जाएगा, रोजगार को उन्मुख। यानी विग्रह क्या होगा इसका, विग्रह हो जाएगा रोजगार को उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। हो गया। विभक्ति कौन सी आई, को। जब हमने इस समास विग्रह जो दिया था और समस्त पद में को हटा दिया, रोजगारोन्मुख कर दिया, यानी को का क्या कर दिया, लोप कर दिया। और क्रम तत्पुरुष में हमने यही पढ़ा है, जहां को विभक्ति का क्या हो, लोप हो, वो क्या होता है, क्रम तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, क्रम तत्पुरुष होता है। इसके अलावा और उदाहरण देखने चाहें तो जैसे आपके सामने उदाहरण है मरणातुर। आपके सामने उदाहरण है मरणातुर। अब इसमें आप संधि करेंगे, पहले तो मरण धन आतुर, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अब इसका क्या करेंगे, आप विग्रह करेंगे। विग्रह क्या करेंगे, विग्रह हो जाएगा को विभक्ति लाएंगे, मरण को आतुर, मरण को आतुर। क्या विग्रह हो गया, मरण को आतुर। किसका, मरणातुर का। क्योंकि मरने को जो है आतुर, आपने मरण से कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया, आपने किससे ग्रहण किया, आतुर से अर्थ ग्रहण किया है। आपने किससे ग्रहण किया है, आतुर से अर्थ ग्रहण किया है। जैसे विदेश गमन, विदेश गमन। अब विदेश गमन उदाहरण लिखा हुआ है, इसके दो टुकड़े आपने किए, एक तो विदेश आ गया और दूसरा आ गया गमन। एक पद इसमें विदेश है और दूसरा पद कौन सा है, गमन। आपने गमन से अर्थ ग्रहण किया कि विदेश को गमन, विदेश को गमन यानी विदेश को गया हुआ, विदेश को गया हुआ। तो ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया, विदेश को गया हुआ। तो उसको क्या कहते हैं, विदेश गमन कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत। अब ग्रामगत है तो एक पद तो इसमें ग्राम बन गया, दूसरा बन गया गत। अब इसका आपको क्या करना है, विग्रह। तो क्या हो जाएगा, क्रम तत्पुरुष की को विभक्ति लाएंगे, ग्राम को गत। क्या हो जाएगा, ग्राम को गत यानी ग्राम को गया हुआ। तो इस प्रकार से देखो हमने जो भी उदाहरण देखा उसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है,
को विभक्ति का लोप हो रहा है, और जहां को विभक्ति का लोप होता है वो कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष। जैसे और उदाहरण देखना चाहे तो आपके सामने उदाहरण है कर्मोन्मुख। कर्मोन्मुख, तो यहां देखो कर्मोन्मुख क्या हो जाएगा विग्रह? कर्म को उन्मुख। कर्म को उन्मुख, विभक्ति कौन सी आ गई? को आ गई, और ओ के कारण इसमें संधि हो गई कर्म धन उन्मुख। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने उदाहरण है वनगमन। वनगमन, अब वनगमन है, इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन को गमन। क्या विग्रह हो जाएगा? वन को गमन। अब सभी उदाहरणों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? को विभक्ति का प्रयोग हुआ, बाकी अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। तो जहां भी आप विग्रह करें और विग्रह करने पर आपको यह लगे कि को विभक्ति का लोप हो रहा है यहां, तो वहां आपको कौन सा समास करना है? कर्म तत्पुरुष करना है। जैसे यश प्राप्त, जैसे आपके सामने उदाहरण है यश प्राप्त। अब यश प्राप्त है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। क्या हो जाएगा विग्रह? यश को प्राप्त। ये लो विग्रह बन गया। कौन सी विभक्ति आई? को। और जब हम यश प्राप्त लिखेंगे तो को का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो यही समास कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। और उदाहरण इससे संबंधित देखना चाहें तो देख सकते हैं दुखापन, दुख को आपन यानी दुख को आपन यानी दुख को पीड़ित, और आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। आपत्तिजनक में क्या होगा? आपत्ति को जन्म देने वाला। भंडाफोड़, भंडा फोड़ने वाला यानी राज को फोड़ने वाला। रोगातुर, रोग को आतुर। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। लीलाधर, लीला को धारण करने वाला। कूपगत, कूप को गत। कष्टापन, कष्ट को आपन। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। तो ये सभी उदाहरण हैं, वो सभी में जब हम विग्रह कर रहे हैं तो को विभक्ति आ रही है, और जब हम समस्त पद को लिखते हैं तो को का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। इस प्रकार से ये होता है आपका कर्म तत्पुरुष। अगला जो आता है, दूसरा जो आता है वो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। अब देखो करण तत्पुरुष में क्या होगा? करण तत्पुरुष जो समास होता है इसमें जो करण कारक होता है, करण तत्पुरुष करण कारक के परसरग, परसरग का अर्थ क्या लेंगे? विभक्ति। करण कारक के परसरग करण से द्वारा, तो कौन सी विभक्ति का लोप होगा? करण कारक के परसरग से द्वारा का लोप रहता है। का लोप रहता है। वहां कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष होगा। कहां? जहां करण कारक जो होता है, करण कारक की जो विभक्ति होती है उस करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो करण कारक है वो क्रिया को करने का साधन होता है। तो जहां क्रिया को करने का साधन आ जाए कि क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है, तो वो साधन जहां भी आएगा वो वहां करण तत्पुरुष होगा। यानी क्रिया को करने का साधन आप करण कारक में याद रख सकते हैं कि आप करण कारक में क्या याद रख सकते हैं? करण कारक। करण कारक में आप याद रख सकते हैं आप याद रख सकते हैं क्रिया को करने का साधन। क्रिया को करने का, क्रिया को करने का साधन। यानी जब आपको ये पता नहीं लग रहा हो कि इसमें करण किस प्रकार से करें, कैसे पता लगाएं कि से विभक्ति का प्रयोग करें या द्वारा विभक्ति का प्रयोग करें, तो आपको यह देखना है कि जो क्रिया हो रही है उसको करने का साधन है क्या यहां। अगर साधन होगा तो से विभक्ति या द्वारा का प्रयोग होगा, क्योंकि से विभक्ति करण कारक में भी आती है, पदान कारक में भी आती है। अब पदान में अलग होने का भाव होता है और करण कारक में क्रिया को करने का साधन होता है। अब ये उदाहरणों के द्वारा इसको समझे। जैसे
जैसे देखो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो सरल सा उदाहरण एक बार हम देखते हैं, तुलसी कृत। सरल सा उदाहरण लिया हमने तुलसी कृत। अरे भाई कृत यानी लिखना होता है, लिखने का काम किस साधन के द्वारा हो रहा है? तुलसी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तुलसी के द्वारा। यानी कृत यानी लिखना, लिखने का काम किसके द्वारा हुआ? तुलसी के द्वारा। तो मैंने कहा क्रिया को करने का साधन, क्रिया किस साधन से संपन्न हो रही है? लिखने का काम किस साधन से हो रहा है? तुलसी के द्वारा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा विग्रह? तुलसी कृत। क्या हो जाएगा? तुलसी कृत। तुलसी से या तुलसी द्वारा कृत। अब आपने भाई जब तुलसी और कृत को अलग अलग किया तो आपने तुलसी द्वारा या तुलसी से, तुलसी द्वारा कृत। और जब आपने तुलसी कृत में दोनों पदों को अलग अलग किया तो क्या आपने तुलसी से अर्थ ग्रहण किया? नहीं, कृत से अर्थ ग्रहण किया आपने कि तुलसी द्वारा कृत। जैसे और उदाहरण देखना चाहें, आपके सामने उदाहरण है रोग पीड़ित। क्या उदाहरण है? रोग पीड़ित। ये उदाहरण लिखा हुआ है रोग पीड़ित। अब भाई पीड़ित है वो, लेकिन किस साधन से पीड़ित है? रोग से पीड़ित है। किससे? रोग से। क्या अलग होने का भाव है यहां? नहीं ना। आप चलो ये भी नहीं पहचान पा रहे कि क्रिया को करने का साधन या अलग होने का भाव। जो पद आपके सामने आया उसका शाब्दिक अर्थ लगाने की कोशिश करो। रोग पीड़ित किस व्यक्ति को कहते हैं? जो रोग से पीड़ित हो। क्या रोग को पीड़ित होता है? क्या रोग में पीड़ित होता है? भाई रोग से पीड़ित होगा उसी को क्या कहेंगे? रोग पीड़ित कहेंगे। तो इसका मतलब से विभक्ति आई ना, लेकिन अलग होने की यहां बात नहीं है। तो किस में रख देंगे? करण तत्पुरुष में। तो विग्रह क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित। क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित। तो क्या हो गया? रोग से पीड़ित या रोग द्वारा पीड़ित। जैसे और उदाहरण देखें, आपके सामने उदाहरण है, हम किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? करण तत्पुरुष के। करण तत्पुरुष के। जैसे करण तत्पुरुष में हमने पढ़ा कौन सी विभक्ति का लोप होगा? से या द्वारा विभक्ति का लोप होगा। और इसमें यानी क्रिया को करने का जो साधन होता है वो क्या होता है? क्रिया को करने का साधन क्या होता है? यानी क्रिया को करने का साधन करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है। जैसे जलावृत, आपके सामने उदाहरण है जलावृत। अब भाई एक तो पद हो गया जल और एक हो गया आवृत। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के अनुसार अलग अलग करेंगे तो जल धन आवृत बनेगा। अब कोई चीज जल से ढकी हुई है, कोई चीज जल से ढकी हुई है, उसी को तो हम बोलेंगे ना जलावृत। तो जल से ढकी हुई है यानी ढकने के लिए साधन क्या काम में आया? वहां जल साधन काम में आया। तो इसका मतलब करण है यहां। भाई आवृत करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? किस साधन का प्रयोग किया? जल का प्रयोग किया। तो क्या हो गया? जल से आवृत। आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या अर्थ होता है? घिरा हुआ। आप लिख सकते हैं साइड में इसका अर्थ घिरा हुआ। यानी आवृत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? घिरा हुआ। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह जल से आवृत ही करेंगे, ऐसे इसका विग्रह नहीं होगा जल से घिरा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया समानार्थी शब्द को कभी भी विग्रह करते समय नहीं रखा जाता है। जैसे कष्ट साध्य, आपके सामने उदाहरण है कष्ट साध्य। अब यहां कष्ट साध्य है, अरे साध्य है वो किससे? कष्ट से। तो क्या हो जाएगा? कष्ट से साध्य। कष्ट से साध्य। और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे घृत मिश्रित। घृत मिश्रित। देखो मित्रों ये दो उदाहरण है, एक तो घृत मिश्रित और एक होता है घृत पका। दो उदाहरण है यहां, एक तो है घृत मिश्रित और एक है घृत पका।
इन दोनों की विभक्ति में हम बहुत बार गलती कर देते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि जब आप किसी भी वस्तु को अग्नि में पका रहे हैं, तो जैसे सब्जी है, सब्जी को आपने पकाया घी में, नीचे से अग्नि जल रही है और सब्जी को आप घी में पका रहे हैं, तो वहां पकाने के लिए साधन क्या काम में आया है? क्या घी काम में आया है साधन? नहीं, अग्नि काम कर रही है पकाने का। पकाने का काम कौन कर रही है? अग्नि कर रही है। घृत मिश्रित, आपने सब्जी को घी में मिलाया है, सब्जी को किस में मिलाया है? घी में मिलाया है, तो घृत में मिश्रित होता है, घृत से मिश्रित नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बार हम गलती कर देते हैं और इसको घृत पका को घृत में पका हुआ कर देते हैं, जबकि पकाने के लिए वहां साधन क्या है? पकाने के लिए साधन वहां है क्या? अग्नि साधन है। क्या साधन है? अग्नि साधन है। तो क्या बोलेंगे इसको? घृत में पका हुआ। क्या बोलेंगे? घृत में पका हुआ। और मिश्रित को क्या बोलेंगे? घृत से मिश्रित। तो ध्यान दे, घृत पका इसमें नहीं रखा जाएगा, घृत पका किस में आएगा? अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? घृत से मिश्रित, घृत से मिश्रित। घृत से मिश्रित। और उदाहरण देखना चाहे तो और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे गुणयुक्त। आपके सामने उदाहरण है गुणयुक्त। अब गुणयुक्त जो उदाहरण है, भाई कोई आदमी युक्त है, किससे? गुणों से। तो कौन सी विभक्ति आ रही है? से ही तो आ रही है ना, गुणों से अलग थोड़ी हो रहा है, गुणों से अलग नहीं हो रहा है, गुणों से युक्त है। भाई युक्त है, साधन है, किससे? कौन से साधन से युक्त है? गुणों से युक्त है। तो कौन सी विभक्ति आई? से विभक्ति आ गई, तो क्या कर देंगे विग्रह? गुणों से युक्त या गुण से युक्त। तो मित्रों, ये था हमारा करण तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमने दो भेद पढ़ लिए, एक तो कर्म तत्पुरुष और एक करण तत्पुरुष। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।